नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और टॉपिक वाइज हम इस सीरीज़ में इनको कवर कर रहे हैं। आज हमारा संविधान का ये 21वां पार्ट होगा और आज की वीडियो में हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो इनके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इनसे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। और ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे, इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी कवर करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो भी यहीं पे कवर हो जाए। तो ये हमारा संविधान का 21वां पार्ट है। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। भारत में सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन हुआ ये 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है, और उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को। ये दोनों आपको याद करने हैं, ठीक है। संविधान का जो भाग 5 है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो किसके द्वारा की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत के जो संविधान है इसके द्वारा की गई है। संविधान का अनुच्छेद 124 कहता है कि हमारे देश का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, तो संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई है। 26 जनवरी 1950 को हुई और उद्घाटन 28 जनवरी को किया गया, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? यानी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, यह अधिकार किसके पास है? यह अधिकार संसद के पास है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो आर्टिकल हमारा 124 है जो सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित है, आर्टिकल 124 कहता है जो मूल संविधान था हमारा, जो संविधान लागू हुआ, मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में 7+1 जजों के लिए प्रावधान किया गया था। यानी एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 7 अन्य जजेस होंगे, और यह भी उसमें लिखा गया कि समय समय पर संसद के द्वारा विधि बनाकर इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर हम बढ़ोतरी की बात करें 1956 में जब शुरुआत हुई 1950 में, तब तो संख्या कितनी थी? 8 संख्या थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था। 1956 में इसे 8 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया। 1960 में इसको 14 कर दिया गया। 1978 में इसे 18 कर दिया गया। उसके बाद आता है 1986, जब 18 को बढ़ाकर 26 कर दिया गया। फिर 2008 में इसे 30 किया गया। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में आपके 34 जजेस यहां पर होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है। यानी मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने जजेस हैं? 33+1 आप इसको लिख सकते हैं। कुल पूछेगा तो 34, जज पूछेगा तो 33, एक इसमें मुख्य न्यायाधीश होता है। ये कब हुआ? 2019 में। तो पूरा क्रम मैंने आपको बता दिया। आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन याद करने हैं। पहला, मूल संविधान में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, ठीक है। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो यहां पर कोई भी सही नहीं है। यहां पर हमने ऊपर बात करी कितनी संख्या है, अगर हम बात करें 34 संख्या है, तो यह आपका सही आंसर होगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो एक चीफ जस्टिस के अलावा 33 जजेस होते हैं, तो यहां पर 33 सही आंसर होगा। इनमें से भी कोई भी सही आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं उनकी योग्यताओं के बारे में संविधान का जो आर्टिकल 124(3) है इसमें बताया गया है। इसमें 2 बातें आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। 2 बातें तो एकदम नॉर्मल है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है।
दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, अगर वो एडवोकेट है और सुप्रीम कोर्ट में जज बनता है तो क्या कंडीशन है, और अगर वो जज है पहले से हाई कोर्ट में तब सुप्रीम कोर्ट में जज बनता है तो क्या कंडीशन है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति एडवोकेट है तो उसे कम से कम 10 साल उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। और अगर वो हाई कोर्ट में पहले से जज है तो जज के लिए केवल 5 साल की अवधि है कि कम से कम 5 साल वो किसी न किसी हाई कोर्ट में या 2 से अधिक हाई कोर्टों में जज का कार्यकाल उसका होना चाहिए, तब वो जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो एडवोकेट के लिए 10 साल और जज के लिए 5 साल, इसे आपने याद करना है। तीसरी कंडीशन यह है, सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी को जज नियुक्त करना है कि वो राष्ट्रपति की नजरों में कानून का एक बहुत अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से संबंधित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यानी कोई मिनिमम एज नहीं है कि आपको कम से कम इतनी एज के बंदे को ही वहां पर आप जज नियुक्त कर सकते हैं, आप किसी को भी कर सकते हैं। अधिकतम आयु है कि 65 वर्ष तक उनका कार्यकाल होगा। ठीक है, न्यूनतम कितनी भी हो सकती है। ठीक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर करता है, किसके परामर्श पे करता है? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे करता है। ठीक है। जब अन्य न्यायाधीशों की बात होती है नियुक्त करने की, तो राष्ट्रपति सीजीआई से कंडीशन यहां पर लेता है, उनका जो सिफारिशें होती हैं उनको लेता है, और जब सीजीआई की नियुक्ति करनी होती है तब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जजेस होते हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनसे परामर्श करता है। इसको आपने ध्यान रखना है। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है। यहां पर वो कंडीशन नहीं है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, केवल 65 वर्ष की आयु। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में सीजीआई बन जाता है तो 15 साल तक सीजीआई के पद पर रहेंगे। ठीक है। कोई मैक्सिमम एज नहीं है कि इतना कार्यकाल होना चाहिए, केवल उम्र का बैरियर है। 65 वर्ष की उम्र आप रिटायर। सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है, हाई कोर्ट में यह आयु 62 वर्ष है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अपने पद से इस्तीफा देता है तो वो किसको त्यागपत्र लिखता है? वो राष्ट्रपति को लिखता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 3 चांसेस हैं या 3 तरीके हैं जजेस को हटाने का। पहला, 65 वर्ष की उनकी उम्र पूरी हो जाए, वो खुद रिटायर हो जाएंगे। दूसरा, वो खुद राष्ट्रपति को लिखकर अपना इस्तीफा दे दें। और तीसरा, संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर। ये तीनों कंडीशन आपको याद करनी है, पूछी जाती हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो ऊपर हमने बात करी, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और इस्तीफा भी वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? अभी तक तो हम पढ़ रहे थे इस्तीफे की बात, जब वो खुद से हटे। अगर हटाने की बात आती है तो किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन संसद की सिफारिश पर। प्रॉपर महाभियोग जैसी कंडीशन यहां पर बनती है। संसद के दोनों सत्रों में उनके खिलाफ प्रस्ताव लाए जाते हैं, उनको पारित करवाया जाता है। अगर वो पारित हो जाते हैं उसी सत्र के दौरान, तब राष्ट्रपति उनको अपने पद से हटा सकते हैं। इसको आपने याद करना है। ठीक है। और अभी तक अगर हम बात करते हैं, केवल एक जज जिनके खिलाफ महाभियोग लगाया गया था, उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। उनका नाम था वी रामास्वामी। अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र जज हैं। 1991 से 93 के बीच में ये जज रहे थे और इनके खिलाफ अब महाभियोग यहां पर लगाया गया था। हालांकि वो संसद से ही पारित नहीं हुआ था, असफल रहा था, लेकिन पूछा जा सकता है किसके विरुद्ध लगा है? अभी तक केवल एक जज। कौन है? वी रामास्वामी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो कैसे हटाए जा सकते हैं? संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद। ठीक है। ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष
और अगर आपसे हाईकोर्ट का पूछा होता, हाईकोर्ट में ये आयु 62 वर्ष है। दोनों का आपने याद करना है, सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष, हाई कोर्ट में 62 वर्ष। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? तो कितनी होती है? अभी हमने बात करी 65 वर्ष की होती है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, इनका वेतन, सही आंसर है संसद के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करें कि कितना वेतन जजों को दिया जाता है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको 2,80,000 रुपए का मासिक वेतन दिया जाता है, और अगर हम अन्य जजेस की बात करें उनको 2.5 लाख रुपए महीने वेतन मिलता है। कई बार आपसे वर्तमान तनख्वाह भी पूछ लेता है, तो वर्तमान आपको याद करना है। ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके 2,80,000, जो अन्य हैं उनकी 2,50,000। जब पेंशन की बात आती है रिटायरमेंट के बाद, तो पेंशन में इनको जो इनका आखिरी महीना था जिसकी इन्हें तनख्वाह मिली, वो जो तनख्वाह थी उसका 50% इनको पेंशन दी जाती है। तो इसे आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है। कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है तो वो किसी भी कोर्ट में अपनी वकालत नहीं कर सकता। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करते हैं, कब इनकी नियुक्ति की जाती है? 3 कंडीशन होती हैं। या तो जब सीजीआई का पद खाली हो और तुरंत नियुक्ति करना संभव ना हो, तो कार्यकारी जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। या फिर जब सीजीआई जो हैं वर्तमान के, वो कुछ समय के लिए टेम्पररी तौर पर वहां पर अनुपस्थित हैं, तब कार्यवाहक आता है। या फिर जो वर्तमान सीजीआई हैं वो अपने कार्य का निर्वाह करने में असमर्थ हैं, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। और कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 126 के अनुसार, आर्टिकल के अनुसार इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। ऊपर भी हमने बात करी थी कि जजेस की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। ठीक है। 2 महत्वपूर्ण वर्ष आपको यहां पर याद करने हैं, क्वेश्चन बन सकता है। एक 1993 और एक 1998। 1993 में क्या हुआ? 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि एक कॉलेजियम होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और 2 अन्य जो सीनियर जजेस होंगे, वो 3 व्यक्ति, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य सीनियर जजेस, वो 3 व्यक्ति डिसाइड करेंगे कौन जज यहां पर बनेगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है कॉलेजियम व्यवस्था। क्वेश्चन बनेगा आपसे कि कॉलेजियम कब बनाया गया? 1993 में। ठीक है, और ये 3 व्यक्ति जिसका नाम की सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति बाध्यकारी हैं उसको मानने के लिए। ठीक है, एक तो ये याद करना है 1993। 1998 इसलिए याद करना है कि जो कॉलेजियम में पहले केवल 3 व्यक्ति थे, एक सीजीआई और बाकी 2 सीनियर जजेस, 1998 में इसका विस्तार कर दिया गया। अब एक सीजीआई और 4 सीनियर जजेस को मिलाकर इस कॉलेजियम को बनाया गया। तो पूछा जाएगा विस्तार कब हुआ? 1998। बना कब? 1993। दोनों आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखिए बना भी है, आपका पेपर में बना है और उत्तराखंड में ही बना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो ये अपनाया था 1993 में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उस समय क्या होता था? 2+1, 2 सीनियर जज, 1 सीजीआई। 1998 में क्या हुआ? 4+1, 4 सीनियर जजेस और 1 सीजीआई। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी?
जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति में हमने ऊपर बात करी ना, कॉलेजियम व्यवस्था है कि जजेस डिसाइड करेंगे, लेकिन एक आयोग ऐसा आया था जिसने बोला कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और सीजीआई उन तीनों की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, ये किसने बोला था? ये बोला था जो द्वितीय प्रशासनिक आयोग आया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। वीरप्पा मोइली इस आयोग के अध्यक्ष थे। 2005 में इसका गठन किया गया था, द्वितीय प्रशासनिक आयोग, और इसी ने कहा था कि इन तीनों की भागीदारी होनी चाहिए जजेस की नियुक्ति में। वर्तमान में भी ये लागू नहीं है, वर्तमान में भी केवल जो कॉलेजियम व्यवस्था है वही लागू है, जिसमें केवल मुख्य न्यायाधीश और इनके साथ 4 अन्य जजेस होते हैं। तो ये सुझाव किसने दिया था? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। 2005 में यह आयोग बना था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस में है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तदर्थ न्यायाधीशों की अगर हम बात करते हैं, इनकी नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है? 127 के तहत। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 127 सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तदर्थ न्यायाधीश यानी कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कम है और उनको कुछ एक्स्ट्रा जजेस वहां पर चाहिए, तो वो किसी हाई कोर्ट के जज को, जिसकी योग्यता है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, उनको वहां पर नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष काल के लिए। ठीक है, परमानेंट के लिए नहीं। तो उनको बोला जाएगा तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश के अलावा 2 और शब्द होते हैं। एक होते हैं अतिरिक्त न्यायाधीश, ठीक है, जिनको हम कहते हैं एडिशनल जजेस। ठीक है, और एक होते हैं कार्यकारी न्यायाधीश, जिनको हम कहते हैं एक्टिंग जजेस। जिन दोनों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालयों में होती है। तो इन दोनों बातों को आपने याद करना है। अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश ये कहां नियुक्त होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप इसे ऐसे टिक ना करें कि सभी में। तदर्थ वाले केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं, इसको ध्यान करना है। ठीक है, आर्टिकल 127 के तहत। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान से जुड़े किसी मामले की सुनवाई कर रहा है तो उसमें न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? जजेस की 5 होनी चाहिए। और इसी को संवैधानिक पीठ बोला जाता है, संवैधानिक बेंच बोला जाता है। कितने न्यायाधीश इसमें होते हैं? 5 न्यायाधीश इसमें होते हैं कम से कम। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है, कुछ क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। उन्हीं में से एक पूछा है कि जब वो केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है, वो किस अधिकार का इस्तेमाल करता है? तो वो करता है अपने मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, संविधान में बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसके कुछ मूल अधिकार होंगे, जिसमें मेन बात ये लिखी गई है कि अगर भारत के संघीय ढांचे के किन्हीं 2 इकाइयों के बीच में कोई मतभेद होता है, कोई विवाद होता है, जैसे 2 राज्यों के बीच में होता है या राज्यों और केंद्र के बीच में होता है, तो उसका निपटारा केवल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके लिए आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, एक तो ये याद करना है जो सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता क्षेत्र में आता है। दूसरा जो क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का, वो परामर्शी अधिकारिता क्षेत्र है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है और राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। तीसरा जो क्षेत्र है अपीलीय अधिकारिता क्षेत्र, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के क्षेत्र हैं। अपीलीय अधिकारिता का मतलब है कि अगर किसी लोअर कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया है तो आप उससे ऊपर वाले कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कोई अगर जिला कोर्ट आपके खिलाफ आदेश दे दे, आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट देता है आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो वो क्या है? उसका अपीलीय अधिकारिता क्षेत्र है। और रिट जारी तो आप जानते हैं कि जब किसी के मूल अधिकारों का हनन हो तो उसके खिलाफ यहां पर रिट जारी की जाती है। ठीक है, ये उसके न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार में आता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उसके क्षेत्र अधिकार। एक और क्षेत्राधिकार है
अभिलेखीय क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का। इसमें उसे दो प्रकार की शक्तियां मिली हैं। पहली, अभिलेखीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, यानी इसका अर्थ होता है सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देगा उसे साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। कोई भी कोर्ट अगर उससे जुड़े हुए किसी मसले की सुनवाई करता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसे वो साक्ष्य के रूप में मानेगा, ये बोला गया है। और दूसरा, अगर कोई कोर्ट की अवमानना करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे दंडित कर सकता है, यह भी उसके अभिलेखीय शक्ति में आता है। तो ये विभिन्न प्रकार की शक्तियां जो हमने देखी। जो केंद्र और विवाद वाला होता है राज्यों के बीच, किसमें आती है? आपकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है, चलिए इनको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। अनन्य शक्ति प्राप्त है का मतलब है कि केवल इसी को प्राप्त है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने संविधान में दो आर्टिकल पढ़े हैं, एक है आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल 226। अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत करता है। तो ये शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, दोनों की है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी सारे आपके सही हैं कि अंतरशासकीय विवादों के में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार किसके हैं? सुप्रीम कोर्ट के हैं। तब केवल सुप्रीम कोर्ट काम में आएगा। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्धारित किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है, आर्टिकल 143 के तहत। ये भी सही है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। तो ये भी क्या है? इसका भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए गए आदेशों की समीक्षा कर सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है, इसको ध्यान करेंगे। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है। यह क्वेश्चन भी पेपर में बनता है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से आर्टिकल हैं जिसके तहत इन्हें अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के तहत एक अभिलेखीय न्यायालय है और हाई कोर्ट आर्टिकल 215 के तहत क्या है? अभिलेखीय न्यायालय है। तो दोनों आपने याद करना है, सुप्रीम कोर्ट 129, हाई कोर्ट 215। ठीक है, इसको ध्यान करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत ये किस में दिया था? ये दिया था केशवानंद भारती केस में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केशवानंद भारती केस की अगर हम बात करें, इसका फैसला 1973 में आया था और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में बताया था। उसने कहा था कि संसद जो है वो संविधान में परिवर्तन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत, लेकिन उसकी मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, या नहीं कर सकती। तो इसको आपने ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है यहां पर? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए, आर्टिकल 32, 226 और 227। ठीक है, अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचा यानी कि अगर किसी के भी मौलिक अधिकारों का कुछ हनन होता है, पूरा एक प्रॉपर तरीका यहां पर बताया गया है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत उनके लिए रिट जारी कर सकता है। और 227 में यह बताया गया है कि जो हाई कोर्ट होंगे वो अपने से नीचे के जो उनके न्यायालय हैं, जो उनके अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनके अधीक्षण की शक्ति वो हाई कोर्ट को प्रदान करता है। ये तीनों आपको याद करने हैं, क्वेश्चन बन जाता है। इन तीनों ही आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने निर्णयों में जो अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचा है उसे घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो मूल संरचना की अगर हम बात करें, संविधान के बुनियादी ढांचे की हम सिद्धांत की बात करें, इसका मेन स्रोत है न्यायिक व्याख्या। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। किस केस में दिया था? केशवानंद के केस में दिया था। ठीक है, केशवानंद भारती केस में।
नेक्स्ट है हमारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? देखिए, सबसे बड़ी खंडपीठ जो बनी थी वो केशवानंद भारती केस में बनी थी 1973 में। कितने जजेस थे उसमें? 13 जजेस थे। ये आज तक की सबसे बड़ी थी। इसने पूछा है दूसरी सबसे बड़ी। दूसरी सबसे बड़ी बनी थी गोलकनाथ बनाम केस में। जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस था उसमें 1967 में इसका डिसीजन आता है। इसमें 11 जजेस की बेंच बनी थी। सबसे बड़ी पूछेगा केशवानंद भारती केस, सबसे दूसरे नंबर की पूछेगा गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। तो इनमें से कौन सा सही है? देखिए, ऊपर मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग शक्तियों के बारे में बताया। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, ये उसके पास है। यह केवल मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी उसके पास है। वह केवल परामर्शी संबंधी और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। और चौथा कहता है कि वो मूल, अपीलीय, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट इन तीनों को रखता है। ये तीनों अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मूल यानी कि जब दो राज्यों या केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद हो जाए तो वो उसके अधिकार क्षेत्र में है, इसके अंतर्गत। अपीलीय की बात करें तो लोअर कोर्ट के फैसले को आप हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। परामर्श की बात करें तो राष्ट्रपति 143 के तहत उनसे सलाह ले सकते हैं। ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार की बात करें तो यह आर्टिकल 131 में है। अपीलीय की बात करें तो यह आर्टिकल 132 से लेकर 136 में है और परामर्श 143 में है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकारों से संबंधित है? ऊपर हमने बात करी कि 132 से लेकर 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। ठीक है, और किसमें है ये? अगर हम प्रॉपर की बात करें, अनुच्छेद 134 ए को 132 के साथ मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये अपीलीय क्षेत्र अधिकार है इसका निर्माण होता है। इसे आपने याद करना है। ठीक है, जो आर्टिकल 134 ए है ये कहता है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र का ये उल्लेख करता है, आर्टिकल 134 ए। और आर्टिकल 132 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक का अपना अपीलीय क्षेत्र अधिकार है। ये दोनों बातों को जब साथ में पढ़ते हैं तो इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार का यहां पर सृजन होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के किसी निर्णय को आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं जो 132 से 36 के बीच में आते हैं, जैसे 32 हमने देख लिया, एक आता है 133। तो 133 में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सिविल विषयों से संबंधित जो अपील हैं उससे संबंधित है ये 133। 134 की बात करते हैं, ये आपराधिक मामलों से है। प्रमाण पत्र से कौन सा है? 134 ए। 134 जो है आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, तो इसे भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। किससे संबंधित है? कौन से अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये आता है अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो कौन से आर्टिकल के तहत जो सुधारात्मक याचिका होती है उसे हम डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? सही आंसर है आर्टिकल 142 के तहत। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सुधारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन जिसको हम कहते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, उसके बाद आपने वहां पर जो जुडिशियल रिव्यू वाली याचिका थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले का पुनरीक्षण करे, सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, उसने उसको भी खारिज कर दिया, फिर आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं, सुधारात्मक याचिका को डाल सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 142 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? यानी जुडिशियल रिव्यू की यहां पर बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई आदेश दिया था, अब अगर वो खुद से उसकी समीक्षा करना चाहता है, कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 137। इसको ध्यान रखना है। ये 137, 142, 124, 127 ये आपसे बहुत बार आते हैं। ठीक है, इनको आपने ध्यान रखना है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है?
तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ होता है विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि मान लीजिए संसद या किसी राज्य की कोई विधानसभा कोई कानून पारित करती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो उसकी न्यायिक पुनरीक्षण कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो देख सकता है कि जो कानून इन्होंने बनाया है या जो आदेश इन्होंने दिया है वो संविधान के अंतर्गत है या संविधान का उल्लंघन करता है। अगर वो पाते हैं कि उल्लंघन करता है तो वो उस कानून को रद्द कर सकते हैं, असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, अवैध घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है? न्यायिक पुनरीक्षण में आता है। न्यायिक पुनर्वलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। तो कौन सा अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर देना। ये किस में आ जाता है? न्यायिक पुनर्वलोकन में आ जाता है। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो कौन करता है इसकी शक्ति का इस्तेमाल? केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कहां से लिया है हमने न्यायिक पुनर्वलोकन का जो ये प्रोसेस है? अमेरिका से लिया है। ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन प्रचलित है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन कहां कहां प्रचलित है? भारत और यूएसए में प्रचलित है, यूके में नहीं है। यूके में संसद जो भी डिसीजन लेगी आप उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। वहां पर संसद है, वो सुप्रीम है, उसके निर्णय को आप चैलेंज नहीं कर सकते। जबकि अमेरिका और इंडिया में संसद अगर कोई रूल बनाती है, अगर आपको लगता है कि वो संविधान के अगेंस्ट है या संविधान का उल्लंघन करता है तो आप न्यायिक पुनर्वलोकन के तहत सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, नीचे दो कथन दिए हैं, इनको यहां पर देखते हैं। चलिए, पहला दिया है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, तो यह भी यहां पर बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन न्यायिक पुनरीक्षण सीमित है, वो इसके लिए सीमित है कि हमारे संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, इस वजह से नहीं है। तो ये व्याख्या इसकी सही नहीं कर रहा। तो कथन दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण यहां पर सही नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार क्या है? तो भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का जो आधार है वो है यहां पर ऑप्शन बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी कोई कानून जब आता है तो सुप्रीम कोर्ट ये जांचता है ये कानून है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके तहत बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो उसको वो जांचता है। तो इसका आधार क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रोसेस या प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या का जो अंतिम अधिकार है करने का, वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का प्रहरी, संविधान का संरक्षक भी बोला जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? देखिए, बहुत बार ये पेपर में आता है। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो कौन है? आपका सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक तत्व किस में निहित है? तो एक ही क्वेश्चन बहुत बार आपसे बनता है, ये आपके सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ये क्वेश्चन पिछले साल उत्तराखंड में भी आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मैटर है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंदर में आते हैं। वो है आपका मूल अधिकारों का प्रवर्तन।
केंद्र राज्य के विवाद हो, राज्यों में आपस में विवाद हो, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण हो, ये सारे के सारे केवल सुप्रीम कोर्ट देखता है। मूल अधिकारों से संबंधित या मूल अधिकारों को अगर लागू करवाना हो, ये काम दोनों करते हैं, हाई कोर्ट 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, 5 प्रकार के रिटों को ये जारी करते हैं, जिसमें पहली होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कहते हैं हेबियस कॉर्पस। ठीक है, ये तब लागू की जाती है या तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया या गलत तरीके से हिरासत में ले लिया गया, तो वो याचिका दायर करता है। तब सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है कि इस बंदी को इतने समय के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, दूसरी जो रिट होती है वो होती है परम आदेश, जिसे हम मैंडामस बोलते हैं। ये उस समय जारी किया जाता है जब कोई पद अधिकारी अपने कर्तव्य का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा होता, तब जो पीड़ित होता है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट फिर परम आदेश जारी करता है कि आप अपने कर्तव्य को सही से करें। तीसरी होती है प्रतिषेध लेख, जिसे हम कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो होती है, ये वाली रिट जो ऊपर के कोर्ट होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट निचली की कोर्ट को जारी करता है कि यहां पर आप कार्रवाई ना करें, इस मामले में आप सुनवाई ना करें, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चौथी आती है उत्प्रेक्षण, जिसमें यह बोला जाता है कि जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, हायर कोर्ट उनको कहती है कि आपके पास जो ये लंबित मुकदमे हैं, आप इन्हें हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिए। और पांचवी होती है अधिकार पृच्छ, जिसे हम क्यू वारंटो कहते हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय ये पूछता है किसी अधिकारी से कि किस अधिकार से आपने इस कर्तव्य को या इस कार्य को यहां पर किया है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो किसके तहत करता है? आर्टिकल 32 के तहत, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं और भीमराव अंबेडकर ने इसी को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बोला था। ये भी बनता है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करते हैं, अभी हम हाई कोर्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, तो किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कौन कौन से राज्यों में है, वो सारी डिटेल हम आज के वीडियो में ही देखेंगे। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की, तो इसको बढ़ाने का काम कौन कर सकती है? संसद कानून बनाकर कर सकती है। ठीक है, 138 में इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल में। ठीक है, संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? तो किसको है ये अधिकार? राष्ट्रपति को है। 143 के तहत है। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? देखिए, देश के यहां पर बोला है किसी भी न्यायालय में, मान लीजिए कोई वाद चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है और उसे कहीं और शिफ्ट करना हो, तो कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। हाईकोर्ट भी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन वो अपने से अधीनस्थ न्यायालयों को करेगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकता कि कोई मामले को सीधा सुप्रीम कोर्ट में भेज दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट में भेज सकता है, चाहे हाई कोर्ट में भेजे, चाहे जिला न्यायालयों में भेजे। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? देखिए, भारत में जो जनहित याचिका है, PIL, जिसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी शुरुआत न्यायिक पहल के द्वारा करी गई थी। ठीक है, संशोधन नहीं हुआ था, संसद कोई एक्ट नहीं लाई थी, न्यायिक पहल के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर हम बात करते हैं इसे भारत में लाया कब गया, तो इसको वर्ष को लेकर थोड़ा सा डाउट होता है। कई बार बोला जाता है कि 1979 में लाया गया, कहीं पर आता है 1985 में लाया गया। जो प्रॉपर इसका आंसर की अगर हम बात करते हैं, अब इसका आंसर 1980 का दशक मानकर चलिए, क्योंकि देखिए नाम आता है PN भगवती का, क्योंकि उनका नाम इसलिए आता है, सबसे पहले जब भारत में कोई PIL एक्सेप्ट करी गई थी किसी मामले में, तब वो जज कौन थे? PN भगवती। उन्होंने 1979 में पहली PIL को यहां पर एक्सेप्ट किया था, इसीलिए उनको जनक माना जाता है भारत में PIL का। लेकिन जब उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया 1979 में, तब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे,
तब कौन थे भारत के मुख्य न्यायाधीश? वीवाई चंद्रचूड़ उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। पीएन भगवती 1985 में सीजीआई बने थे। ठीक है, तो इसीलिए कई बार 1985-86 भी देखने को मिलता है, कई बार 78-79 भी देखने को मिलता है। आपको याद क्या करना है? आपको नाम पीएन भगवती का याद करना है, जो पहले जज थे जिन्होंने पीआईएल को स्वीकार किया 1979 में, और वो सीजीआई बने 1985 में। जब एक्सेप्ट किया तब कौन थे सीजीआई? वाई वी चंद्रचूड़ उस समय भारत के सीजीआई थे। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक और चीज क्वेश्चन बन जाती है यहां पर जो आपसे पूछी जाती है कि जो ये न्यायिक आपकी जनहित याचिका है कहां से लिया गया है? पीआईएल का जो सिस्टम है तो इसे अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, जनहित याचिका कहां प्रस्तुत की जा सकती है? तो जो जनहित याचिकाएं हैं ये आपके उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक है, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन है? यानी पीआईएल किस देश की देन है? ठीक है, तो ये यूएसए में आया था। यूएसए में ये 1960 के दशक में आया था, 1980 के दशक में ये भारत में आ चुका था। ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? तो कहां से हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ठीक है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो किससे संबंधित है न्यायिक सक्रियता? ये आपके जनहित याचिका से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो यह कहा था न्यायमूर्ति एएस आनंद ने। नया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? ये कौन सा अनुच्छेद या कानून कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी कार्यवाही होगी वो इंग्लिश में होगी? ये कहता है आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी समस्त कार्यवाहियां किसमें होंगी? अंग्रेजी में होंगी। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है। निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? अब हम हाई कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। कुल कितने हाई कोर्ट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कब कब बने हैं, सारी जानकारियां, किसका अधिकार क्षेत्र कहां है, सब आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके यहीं पर कवर हो जाएंगे। पूरा टॉपिक यहीं पर क्लियर होगा। अब हाई कोर्ट के बारे में इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो हाई कोर्ट के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, इनको पढ़ते हैं। द्वितीय अपीलीय उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, तो ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन आता है? हाई कोर्ट ही तो आता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, जज कहीं का भी हो, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो अभी तो हमने ऊपर बात करी, राज्यपाल नहीं करता, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय लोकहितवाद से आवेदन स्वीकार कर सकते हैं, यानी जो हाई कोर्ट हैं ये पीआईएल को स्वीकार कर सकते हैं। ऊपर हमने बात करी, दोनों में पीआईएल दाखिल की जा सकती है, तो केवल तीसरा वाला ऑप्शन यहां पर आपका गलत है। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें की जाती है? अब देखिए, ऊपर हमने बात करी थी ना, कार्यकारी न्यायाधीश और हमारे जो एडिशनल जजेस थे या जो अपर जजेस थे, इनकी नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में होती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। किस आर्टिकल के तहत? 224 के तहत। ठीक है, और तदर्थ पूछेगा वो केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक छोटी सी बात जो आपको यहां पर याद करनी होगी। ठीक है, देखिए, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इनको जो तनख्वाह और जो इनको भत्ते दिए जाते हैं वो राज्य की समेकित निधि से, समेकित का मतलब यहां पर आप सीधा संचित निधि को मान सकते हैं। ठीक है, तो राज्य की जो संचित निधि है वहां से इनको तनख्वाह और इनका भत्ता दिया जाता है। ठीक है, भारत की संचित निधि से नहीं। लेकिन जब इनको पेंशन देने की बात आती है, पेंशन इनको भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, छोटा सा डिफरेंस है। वेतन और भत्ते पूछेगा हाई कोर्ट के जजेस को, तो उस राज्य की जो संचित निधि है वहां से दिया जाएगा, लेकिन
पेंशन की बात होगी तो पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, तब वो राज्य नहीं देगा। इस छोटे से डिफरेंस को याद करना है, ठीक है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहां से दी जाती है? अब देखिए क्वेश्चन वही वाला बन गया, तनख्वाह राज्य की संचित निधि से, पेंशन भारत की संचित निधि से, ठीक है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो जो हाई कोर्ट हैं इनके जजेस की जो आयु होती है सेवानिवृत्ति की, ऊपर हमने बात करी 62 वर्ष की होती है। सुप्रीम कोर्ट में 65 होता है, हाई कोर्ट में 62 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों यहां पर कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन यहां पर सही है। देखिए इनको पढ़ते हैं। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। नंबर पूछे जाते हैं, याद करेंगे। सबसे लेटेस्ट का कौन है? तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना है सबसे लेटेस्ट 2019 में, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही हाई कोर्ट है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जो पंजाब हाई कोर्ट था 1966 में इसका नाम बदल दिया गया और ये हो गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जिसके अधिकार में पंजाब भी आता है, हरियाणा भी आता है और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ भी आती है। इसको भी याद करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, ये भी बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत में केवल 2 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनके पास अपना हाई कोर्ट है, एक है आपका दिल्ली और एक है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। दोनों आपने याद करने हैं। भारत में उच्च न्यायालय का गठन सबसे पहले कब हुआ था? सबसे पहले हाई कोर्ट का गठन 1862 में हुआ था, जब 3 हाई कोर्ट एक साथ बनाए गए थे। पहला कलकत्ता, उसके बाद मद्रास और फिर आपका बंबई हाई कोर्ट। इसके बाद चौथा वाला आता है 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये 4 आपको इनके वर्ष याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लेटेस्ट कौन है? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट 2019 में बना, 25वां हाई कोर्ट। उत्तराखंड वाला कौन से नंबर का है? 20वां हाई कोर्ट, ठीक है। तो यहां पर आपके तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? हाईकोर्ट की बात हो रही है, ऊपर मैंने आपको बता दिया हाईकोर्टों की संख्या भारत में 25 है, ठीक है। इसको आपने ध्यान करना है, क्वेश्चन बन जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार किन किन राज्यों में है। देखिए वर्तमान में केवल 7 हाईकोर्ट, 25 में से केवल 7 आपने ऐसे याद करने हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक या एक से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है। केवल 7 हैं। उन्हीं में से एक है आपका कोलकाता हाई कोर्ट, जो कि कोलकाता में है इसका क्षेत्राधिकार, और साथ में अंडमान निकोबार में भी आता है, ठीक है। ये दोनों आपको याद करने हैं। अंडमान निकोबार किस में आता है? कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। अगर हम 7 कोर्ट जिनका अधिकार क्षेत्र में एक से ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं उनकी बात करें, सबसे पहले आपको याद करना है बंबई हाई कोर्ट। बंबई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव ये आते हैं, ठीक है। दूसरे पे आता है कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसके बारे में हमने बात करी। एक तो पूरा पश्चिम बंगाल और दूसरा आपका अंडमान निकोबार। तीसरा आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट, जिसमें असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड इसके अंतर्गत आते हैं। गुवाहाटी में, गुवाहाटी को लेकर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इसके अंदर में नहीं आता क्षेत्राधिकार में। 4 राज्य हैं, असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड। फिर आता है आपका चौथा केरल हाई कोर्ट। केरल के साथ साथ लक्षद्वीप जो है वो केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। 5वें पे आता है मद्रास हाई कोर्ट, जिसमें तमिलनाडु के साथ साथ पौंडुचेरी भी शामिल है। 6ठे पे आता है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, जिसमें हमने देखा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल है। और 7वां है आपका जम्मू कश्मीर, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी शामिल है। इन 7 को आपको याद करना है, ठीक है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो इनमें से कौन है देखते ही आप बता देंगे। बंबई, बंबई वाला हाईकोर्ट जो है पूरे महाराष्ट्र के लिए है, पूरे गोवा के लिए है, और जो एक और केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव, दादर नागर हवेली, ये पूरा अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, इसके लिए भी बंबई हाईकोर्ट है, ठीक है। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं। अब देखिए
इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन में कहा है कितने ऐसे हाईकोर्ट हैं जिनके अधिकार में एक से ज्यादा केवल राज्य हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी को शामिल नहीं करना। जैसे हम कलकत्ता हाईकोर्ट की बात करें तो उसमें बंगाल के साथ अंडमान निकोबार है, लेकिन दूसरा राज्य नहीं है, हमें अंडमान निकोबार को नहीं गिनना। दूसरा राज्य कहां पर है, हमें केवल ऐसे वाले हाईकोर्ट बताने हैं। तो बंगाल वाले में, कलकत्ता वाले में केवल एक ही राज्य है, दूसरा तो केंद्र शासित है, उसको हम नहीं गिन सकते, ठीक है। ऐसे राज्यों की, ऐसे हाईकोर्टों की संख्या जिनके अधिकार में एक से ज्यादा राज्य हैं, इनकी संख्या केवल 3 है। जिनके अधिकार में एक से ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनकी संख्या 7 है, लेकिन केवल राज्य की बात होगी तब ऐसे आपके केवल 3 है। कौन कौन से हैं? एक है आपका सबसे पहला जो आता है बंबई हाईकोर्ट। बंबई हाईकोर्ट, उसका पहला राज्य है महाराष्ट्र और दूसरा है गोवा, ठीक है। दमन दीव भी है लेकिन हम उसे काउंट नहीं करेंगे, यूनियन टेरिटरी है। दूसरा आता है गुवाहाटी हाईकोर्ट जिसमें 4 राज्य आते हैं, असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड। और तीसरा आता है पंजाब और हरियाणा जिसमें पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य आते हैं। बाकी के जो 4 हैं, जैसे केरल वाला है वो केवल केरल में है, दूसरा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। मद्रास वाला तमिलनाडु, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। कलकत्ता हमने देख लिया, जम्मू कश्मीर में तो दोनों ही यूनियन टेरिटरी हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्र अधिकार नहीं है? तो मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, जैसे हमने ऊपर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में देखा कि उसके अलग अलग क्षेत्राधिकार हैं, उसी प्रकार हाईकोर्ट के भी हैं। हाईकोर्ट का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है, ठीक है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, जहां पर 143 के तहत राष्ट्रपति उनसे सलाह ले सकता है, ठीक है। निम्न में कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? कौन सी याचिका करती है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षण करती है, ठीक है, जिसे हम सर्ट्यूरी भी कहते हैं। तो इसे भी आपने ध्यान रखना है। ऊपर हमने चारों जो 5 रिटें हैं इनके बारे में डिटेल में बात करी थी। निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है? तो अगर किसी कोर्ट में कोई कार्यवाही लंबित है तो कोर्ट उसे अपने पास मंगवा सकता है, जो हायर कोर्ट है। किसके माध्यम से? उत्प्रेक्षण के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उच्च न्यायालय के परम आदेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो उच्च न्यायालय भी परमादेश यानी कि रिटें जारी कर सकता है। परमादेश उन्हीं में से एक रिट है, ठीक है। और किसके अंतर्गत आती है? ये आती है आपकी संवैधानिक अधिकार भी है, सांविधिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है। उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो देखिए, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक हाईकोर्ट के 1/3 जज दूसरे राज्य से होने चाहिए? ये किसने बोला था? ये बोला था जो 8वां विधि आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष थे HR खन्ना। इन्होंने बोला था कि अगर कोई हाईकोर्ट है उसके अंदर जो जजेस हैं 1/3 जजेस बाहर के होने चाहिए। किसने बोला था? HR खन्ना। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो जिला न्यायाधीश शब्द संविधान में पहली बार 233 आर्टिकल में आया है, जहां पर जिला न्यायाधीशों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय जिसको हम मोबाइल कोर्ट कहते हैं, इनका मानस पुत्र है। तो किसकी कल्पना थी चलित न्यायालय की? अगर हम बात करते हैं किसका मानस पुत्र इनको माना जाता है? सही आंसर है APJ अब्दुल कलाम का मानस पुत्र इन कोर्ट्स को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इनकी कल्पना करी थी कि एक ऐसा कोर्ट होना चाहिए, चलित न्यायालय होना चाहिए, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां जाकर भी जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं या जिनकी पहुंच नहीं है न्यायालय तक, उनको भी न्याय मिल सके। किसकी दिमाग की उपस्थिति, किसकी कल्पना थी? APJ अब्दुल कलाम की। मोबाइल कोर्ट्स की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं, भारत में ये कब शुरू हुई? ये शुरू होती है 2007 से। इसे भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है संविधान रिवीजन सीरीज, जिसमें हमने आज संविधान का 21वां पार्ट कवर किया। इसमें हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें, सभी क्वेश्चन को डिटेल के साथ यहाँ पे कवर किया।
उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और एक और चीज़, बहुत जल्दी हमारी ये संविधान वाली सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। भूगोल का मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्योग्राफी का केवल आपको मास्टर वीडियो दिया जाए, और संविधान के बाद इसके साथ साथ में हम जल्द ही हिस्ट्री को भी दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको इस सीरीज़ से लाभ हो रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।